नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से एक का उत्तर देना होता है और 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का भी तैयारी कर लेना है। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हर हालत में दोनों का दोनों क्वेश्चन इसी में से पूछेगा। 5 से 6 को क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इसी में से दोनों आपका क्वेश्चन पूछेगा। बस अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो। मैं आपको ना बोर्ड एग्जाम में पास करा दूंगा बेहतरीन नंबर से, है ना। हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर दिलवाऊंगा। बस आप लोग मेरा पूरा रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखते जाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 100% संभावना है इस बार आने का, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ना रिवाइज कर लेना है ना। देखो क्वेश्चन कहेगा ऐसा ही कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखे। जैसे कि आपका पंक्ति है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर की तजी डरो। मतलब कि इस 4 को यहाँ पर आपका 4 को वाक्य में दिया गया है और इसी को ना आपको हिंदी में ना इसका अनुवाद लिखना है। इसको हिंदी में अर्थ इसका लिखना है, ठीक है ना। आपको अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसमें कवि ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां करील के कुंजन ऊपर वारियो कविता से ली गई है ना। इसमें कवि रस खान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं, है ना, त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 विद्या के सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट नहीं होगा। वह सोने के चमचमाते महल में रहने की अपेक्षा वृंदावन में निकुंजों में वास करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहां श्री कृष्ण अपने सखा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। अतः कवि ने कृष्ण के प्रति अपना उत्कृष्ट प्रेम का परिचय दिया है। मतलब कि इसमें कवि जो है रस खान, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को परिचय दिए हैं, है ना। क्योंकि जो रस खान जी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़ा भक्त थे। और कहते हैं ना, पुराने लोगों का कहना है और ऐसे किताबों में हम लोग पढ़े हैं कि रस खान जी खुद दर्शन किए थे भगवान श्री कृष्ण जी का। साक्षात दर्शन हुआ था क्या नाम है, बालाजी के मंदिर में शायद, है ना। ऐसे ही है कि बालाजी के मंदिर में ना इनको श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको दर्शन प्राप्त हुआ था श्री कृष्ण जी का। इसलिए इनको श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपको ना रिविजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आएगा आपका दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखना है। देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। मतलब कि इसमें कवि यही दिखाना चाहते हैं और यही सबको बताना चाहते हैं कि आजकल हमारे देश में विदेशी सामानों से भरा हुआ है। हमारे देश की कोई भी वस्तु बाजार में नहीं दिख रही है। तो इसी के बारे में आपको लिखना है, देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये 4 आपका वाक्य है और इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि इसमें क्या कहा गया है। तो भारत के लोगों को विदेशी वस्तुओं से काफी लगाव है। उनके रहन सहन, जीवन पद्धति और स्वभाव पर विदेशी का इतना प्रभाव दिखता है कि भारतीयता प्राय लुप्त हो गई है। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर भारत को कब्रिस्तान बना दिया है। भारत के लोगों ने अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी जैसी बुद्धि प्राप्त कर ली है। फलस्वरूप इन्हें विदेशी चाल चलन हो भाने लगा। हमारे देश में अब विदेशी तौर तरीके और काट बाट का बोलबाला है। परिणाम स्वरूप हमारा देश अब विदेश बना हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि इसमें कभी यही कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो विदेशी बोलचाल पसंद करते हैं, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी के चलते अंग्रेजों जैसा व्यवहार करते हैं। और आजकल भारत की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, सारी वस्तुएं विदेशी दिखाई दे रही हैं। और आजकल के लोग जो है वो विदेशी भाषा बोलना पसंद करते हैं। तो ये सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। अपने मन से भी तुम लोग जो चाहो लिख सकते हो, है ना, कि आजकल के लोग कैसे अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, ये सब आपको लिख देना है।
यही ना हुआ इसका मतलब, तो अच्छे से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा दोस्तों तीसरा नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, हर हालत में इसे आप याद कर लीजिएगा। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फलता है इमायल, धूल भरा मैली सा आंचल, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से उद्गृहित है। यह कविता की यह कविता की शुरुआती पंक्तियां है। इसके माध्यम से कवि का कहना है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। गांव में बसने वाले भारत माता आज धूल धूसरित उसका आंचल मैला हो गया है और मैला हो गया है। वह अपनी दीन दशा पर उदास है और उदास मलिन है। तो यही आपको लिख देना, इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना और इसे लिख जरूर लेना, है ना। लिख लोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा चौथा नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। इसका भाव स्पष्ट करना है। हुंकारों के महलों से नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा उड़ता है, जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि जनता में पावर होती है, जनता की आवाज से बड़े बड़े महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता का आवाज उठाए ना तो जो पीएम सीएम बैठे हुए हैं ना वो भी अपनी गद्दी को छोड़ देंगे, क्योंकि जनता में पावर होती है, जनता में एकमत होता है। तो इसी के बारे में आपको दोस्तों इसमें बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता के निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है और अपने शक्ति बल का अभ्यास करके जब चल पड़ती है, तब समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती है, बल्कि जनता ही जिधर चलेगी काल चक्र को मोड़ सकती है। युगों युगों से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों स्वप्न को साकार करने हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता है। यानी कि जनता जुगों जुगों से बैठी आ रही है, सोती आ रही है, तो आप उसे ये मत समझना कि वैसे ही है। आज के जनता जो है ना वो उठ चुकी है, सोकर उठ चुकी है, वो जिधर जाएगी उधर हवा मोड़ेगा, है ना। मतलब कि जिसे चाहेगी उसे जिताएगी, जिसे चाहेगी उसे हराएगी। ये सब जनता के ही बल में होता है। तो आप सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर आपका प्रश्न है, व्याख्या करें, है ना। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगमुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज इठलाती है, दो राह समय के रथ पर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसके बारे में लिखना है। तो लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। यहाँ कवि जनतंत्र के आगमन का संकेत करते हुए साम्राज्यवादियों को जनता के लिए राजगद्दी छोड़ने को निर्देश देते हैं। मतलब कि इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि साम्राज्यवादियों अपनी गद्दी को छोड़ो, क्योंकि जनता आ रही है। जो वर्षों से तुम लोग राज करते आए हो ना, अब जनता तुम्हें राज करने नहीं देगी, तुम जल्दी से सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता में पावर होती है, अब वो आ रही है तुम्हारी महलों की नींव उखाड़ने। मतलब इसमें वही वो बताए हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे इसमें लिखिएगा आप लोग, कवि कहते हैं कि जनतंत्र के आगमन से युगों युगों तक जनता के हद की जो आग बुझकर ठंडी हो चुकी है, उसमें भी चेतना और सुगंगाहट पैदा हो गई है। धरती भी सोने का ताज पहनकर इठलाने लगी है। जनता जिस रथ पर आ रही है उसका शब्द भी सुनाई पड़ता है, इसलिए उसका रास्ता खाली करते हुए राजगद्दी भी समाजवादी लोग छोड़ दे, है ना। वो यही कहते हैं, है ना। तो आपको लिख देना है। अब दोस्तों इसका एक लास्ट प्रश्न है, यही आपका एक लास्ट प्रश्न है। खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। ये दोस्तों जीवनानंद जी का ये पंक्ति है ना। अब इस पंक्ति का आपको भाव को स्पष्ट करना, भावार्थ आपको लिखना है। तो लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊंगा फिर कविता सुदृढ़ है। इस अंश से पता चलता है कि कवि अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं, है ना। प्रस्तुत गद्यांश में कवि की मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि
जिस बंगाल के खेत में लहराती हुई धान की फसलें हैं वहां मैं फिर लौट कर आना चाहता हूं। जहां कल कल करती हुई नदियां धारा अनायास ही लोगों को आकर्षित कर लेती है वहां मैं जन्म लेना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि कभी अपने भावना को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करता है। बस आपको यही लिख देना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन को आप अवश्य लिखोगे, कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं ना एक भी क्वेश्चन छूटेगा। देखो मेरा एक ही टारगेट है, तुम्हारा 90 पार हर विषय में जाए। अगर 90 पार हर विषय में जाएगा कौन रोक सकता है जी, कोई रोक तो हुई रे। 450 पार होगा, है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।